कॉस्मेटोलॉजी का वो लेडीज तक सीमित रहा रहा करता था। लेकिन अगर आज हम लोग सैलून में जाते हैं, तो लेडीज के साथ-साथ उतने ही आपको जेंट्स भी वहाँ पर मिलते हैं, जो चाहते हैं कि अपनी स्किन अच्छी बनी रहे, अपने बाल अच्छे बने रहे। तो ये ट्रेंड बदल रहा है एंड अगर आपको सुंदर लगना है, प्रेज़ेंटेबल लगना है, तो 2 फैक्टर्स बहुत ही मायने रखते हैं। एक है आपकी स्किन और दूसरा है आपके बाल। खैर बालों के बारे में तो हम लोग कहीं किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजी। ये शब्द सुनने में थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड आपको ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन इस विषय को हमारे लिए बहुत ही सिंपल तरीके से पेश करेगी या हमें इसके ऊपर गाइड करेगी हमारी आज की स्पीकर मिस रसिका जगदीप खेड़ेकर। रसिका का एक ब्रीफ इंट्रो मैं आपको करा देती हूँ। वैसे तो बाय एकेडमिक एजुकेशन शी इज़ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंटर, लेकिन आज का ये जो ब्यूटी एंड कॉस्मेटोलॉजी का जो ट्रेंड है, बदलता हुआ ट्रेंड, लोगों का जो इंटरेस्ट है, उसे देखते हुए इन्होंने अपना करियर चेंज करने का डिसाइड किया एंड उसके बाद में उन्होंने डिप्लोमा किया क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजी एंड ट्राइकोलॉजी में। देन न्यूट्रिशन एंड वेट मैनेजमेंट में शी इज़ न्यूट्रीजेनोमिक वेलनेस कंसल्टेंट। इसके साथ ही उनकी रुचि रही है अलग-अलग अल्टरनेटिव थेरेपीज़ में, तो उन्होंने डीएनवाईएस किया है। डीएनवाईएस दैट इज़ डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस। इसके साथ ही इन्होंने एक्यूपंक्चर सीखा है। शी इज़ सुजोक थेरेपी हीलर, रेकी हीलर एंड एट प्रेज़ेंट रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा-सा गाँव है, तालुका प्लेस है खेड़, यहाँ पर ये प्रैक्टिस कर रही है एंड इनकी प्रैक्टिस बहुत ही सफल प्रैक्टिस है। क्योंकि गाँव में भी जैसे मैंने अभी बोला कि ब्यूटी एंड जो ये जो कॉस्मेटोलॉजी का सेक्टर है, गाँव में भी बहुत इसे डिमांड है एंड वहाँ पर ये बहुत ही सफल प्रैक्टिशनर रही है। हाल ही में वहाँ के म्युनिसिपल कमिश्नर के हाथों इन्हें एक बड़ा ही अच्छा टाइटल मिला है दैट इज़ द यंगेस्ट वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ तालुका। तो वहाँ पर ये बहुत ही सफल तरीके से प्रैक्टिस कर रही हैं एंड मैं चाहती हूँ कि हमारी सारी फिनिक्स फैमिली की ओर से मैं उनका स्वागत करना चाहती हूँ हमारे इस फिनिक्स इंटरनेशनल में एंड वेलकम रसिका टू फिनिक्स इंटरनेशनल एंड ओवर टू यू। Hello everyone, good morning all of you. First of all, I will thank Anjali ma'am for introducing me on the behalf of Phoenix International. I am very grateful to Dr. Anjali Jadhav ma'am and Dr. Amit Bilare sir for giving me such a big opportunity on this such big platform, Phoenix International. So today my subject is clinical cosmetology. आपने तो कॉस्मेटोलॉजी ये वर्ड सुना होगा। कॉस्मेटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ स्किन। अगर आपको ब्यूटीफुल दिखना है, आपको ब्यूटी आपकी एनहांस करनी है, तो पर्टिकुलरली अभी फिलहाल तो हम पार्लर, यही एक आपके मन में सब्जेक्ट आया होगा कि हम कहाँ पे जाके हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो पार्लर या सैलून। तो अगर आपको क्लिनिकल व्यू से देखना है तो क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजी ट्रीटमेंट्स जो रहते हैं उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। तो मैं आज ट्राई करने वाली हूँ, ये बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन मैं आज कोशिश करूंगी कि आपको ये सिंपल तरीके से कैसे एक्सप्लेन करूंगी। मैं आज क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजी की थ्योरी आपको ज़्यादातर नहीं बताऊंगी, अब मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगी। तो एट द एंड ऑफ दिस वेबिनार आपको पता चलेगा कि आपके स्किन के लिए कौन सी ट्रीटमेंट अच्छी है और आप क्लिनिक में जाके खुद बोल सकते हो कि मुझे ये ट्रीटमेंट करना है। आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हो कि मुझे ये ट्रीटमेंट करना है, मुझे ये स्किन प्रॉब्लम है। तो आप वहाँ जाके आपको कुछ भी पता नहीं है, ऐसा नहीं होगा। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, अगर आपको कॉस्मेटोलॉजी स्टडी करना है, अगर आपको समझना है, तो पहले आपको स्किन का पता होना चाहिए। व्हाट इज स्किन? स्किन में कौन से लेवल रहते हैं? मैं आपको आपके स्क्रीन पे दिखा होगा, मैंने स्ट्रक्चर ऑफ स्किन शेयर किया है। उसमें बेसिकली स्किन के 4 लेयर्स रहते हैं।
epidermis which is very superficial, then dermis, hypodermis and muscle cell. जब हम पार्लर में जाते हैं तब पार्लर में मेरा पॉइंटर पॉइंटर जहाँ पे दिख रहा है ये वेरी सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन है। पार्लर में जो भी ट्रीटमेंट्स रहते हैं वो इस सुपरफिशियल लेयर पे काम करते हैं। जब आप क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स के लिए जाते हो, क्लिनिकल कॉस्मेटिक या एस्थेटिक ट्रीटमेंट में जाते हो, तो इपिडर्मिस के जो लास्ट लेवल है वहां तक और डर्मिस के लेवल तक जो क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स है वो वर्क करते हैं। अभी हम देखेंगे क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स में क्या क्या रहता है। बेसिकली क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स में दो टाइप्स है, एक मेडिकेटेड और क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स जिसे कहा जाता है, और सेकेंड वन इज लेजर ट्रीटमेंट्स। वी विल डिस्कस वन बाय वन। फॉर मेडिकेटेड और क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स में ये चार जो पॉइंट्स है वो आते हैं: केमिकल पीलिंग, माइक्रोडर्माब्रेजन विच इज ऑल्सो नोन एज डायमंड पॉलिशिंग और स्किन पॉलिशिंग, इलेक्ट्रोपोरेशन एंड अल्ट्रासाउंड, हाइड्राफेशियल एंड हाइड्रापील। अभी मेडिकेटेड और क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स में बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आते हैं, लेकिन जो मेन ट्रीटमेंट्स है, जो बेसिक है, मैं आपको बताने वाली हूँ। नाउ वी विल फर्स्ट सी केमिकल पील। आपको तो पील वर्ड पता रहेगा। पील जो स्किन एक्सफोलिएट करते हैं उसको पील बोलते हैं। तो अगर आपकी स्किन फर्स्ट लेयर या डेड स्किन का लेयर जो एक्सफोलिएट हो जाता है तो नेचुरली आपको ग्लो आएगा। अगर आप पीलिंग का मेन बेसिक ये है कि पीलिंग आपके स्किन को पहले डैमेज कर देता है, और स्किन की रिएक्शन वही रहती है कि अगर कहीं पे भी डैमेज हो जाए तो वो हीलिंग का रिएक्शन देता है। अगर पील ने आपके स्किन को डैमेज किया तो नेचुरली वो स्किन हील होगी, और जो स्किन हील होगी वो रिजुविनेट हो जाएगी, रिजुविनेशन। सो पीलिंग इज ऑल्सो नोन एज रिजुविनेशन। नेक्स्ट, पीलिंग किस किस के लिए करते हैं? अगर आपको कोई भी स्किन प्रॉब्लम है लाइक एक्ने, पिंपल, पिगमेंटेशन, मेलेज्मा, सनबर्न, आपकी स्किन बहुत टैन हो जाती है जल्दी से, तो फाइन लाइंस, रिंकल्स, अभी तो फिलहाल सभी एज में एज जब बढ़ता है तब सबका प्रॉब्लम हो जाता है कि मतलब एज दिखना नहीं चाहिए, तो सब स्किन टाइटनिंग या कोलेजन प्रोडक्शन इसके सप्लीमेंट्स लेते हैं। तो पीलिंग इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर स्किन टाइटनिंग ऑल्सो। नाउ पील्स में देयर आर केमिकल पीलिंग में बेसिक पील एंड एडवांस पील रहते हैं। बेसिक पील में मैंने जो आपको लेयर्स बताए हैं, सुपरफिशियल लेवल मतलब इपिडर्मिस का जो फर्स्ट लेवल है वो, तो सुपरफिशियल पिल्स उस पे काम करता है। ये सुपरफिशियल पिल्स क्लिनिकल ट्रीटमेंट में ज्यादातर नहीं किए जाते, ये पार्लर ट्रीटमेंट्स रहते हैं जो आप पीलिंग मास्क वगैरह लगाते हैं उसमें ये सुपरफिशियल पिल्स इंक्लूडेड। देन वेरी सुपरफिशियल पिल्स, देन सुपरफिशियल पिल्स जो रहते हैं वो फुल इपिडर्मिस पे काम करते हैं। एडवांस पिल में मीडियम डेप्थ पिल एंड डीप डेप्थ पिल आर वर्किंग ऑन डर्मिस लेवल। I will explain one by one. So first one is superficial peels. Superficial peels में ये जब मैंने अभी स्क्रीन पे आपको नाम जो एसिड के नाम दिखाई दे रहे हैं ये सब पीलिंग एजेंट्स है। So first one is salicylic acid. Salicylic acid is very superficial peel. Salicylic acid is mainly useful for acne and pimples और rosacea. अगर आपको एक्ने प्रॉब्लम है, पिंपल प्रॉब्लम है, तो सैलिसिलिक एसिड पील इज द बेस्ट पील टू गेट रीड ऑफ दैट। देन ग्लाइकोलिक एसिड मेनली ज्यादातर सिंगल फॉर्म में यूज नहीं किया जाता, ये कॉम्बिनेशन फॉर्म में ही यूज किया जाता है। ग्लाइकोलिक एसिड ये व्हाइटनिंग इफेक्ट देता है आपके स्किन को, लेकिन ये सिंपली कॉन्सेंट्रेटेड यूज नहीं करते हैं क्योंकि इसकी रिएक्शन आ सकती है, तो कॉम्बिनेशन में ही यूज करते हैं। लैक्टिक एसिड जो रहता है वो लैक्टिक एसिड व्हाइटनिंग प्लस ब्राइटनिंग मतलब ग्लो प्लस व्हाइटनिंग एजेंट है। तो लैक्टिक पील अगर आपको कौन सा भी पार्टी पील करना है तो लैक्टिक एसिड इज द बेस्ट ऑप्शन। देन पिगमेंटेशन के लिए लैक्टिक एसिड बहुत अच्छे से वर्क करता है। नाउ आपके मन में एक सवाल आया होगा कि पील अगर एक बार पील किया तो प्रॉब्लम जाएगा क्या? ऐसा नहीं रहता है, ये सिक्वेंशियल पील रहते हैं। पीलिंग में भी बहुत टाइप से सिक्वेंशियल पील रहते हैं, कॉम्बिनेशन पील रहते हैं, टाइम पीरियड पील रहते हैं। ये सब जो टेक्नीशियन रहते हैं जो आपको आपके स्किन को एग्जामिन करते हैं वो आपको बता देंगे। मैंडेलिक एसिड इज गुड फॉर पिगमेंटेशन, और अगर आपकी स्किन बहुत टैन होती है तो मैंडेलिक एसिड इज द बेस्ट पील। एजेलिक एसिड रहता है, एजेलिक एसिड वैसे भी प्रैक्टिकल
व्यू में यूज नहीं किया जाता है, ये कॉम्बिनेशन में ही यूज किया जाता है। लास्ट वन सुपरफिशियल में, लास्ट वन इज विटामिन सी पिल। आपको तो विटामिन सी इज अ वाइटनिंग एजेंट आपको पता ही होगा। विटामिन सी के टैबलेट्स भी आते हैं। तो विटामिन सी का पिल जो रहता है वो 3 लेवल्स में रहता है। उसकी एप्लीकेशन थोड़ी डिफरेंट रहती है। और विटामिन सी इज बेस्ट पार्टी पिल। देन मीडियम डेप्थ पिल रहते हैं जो इपिडर्मिस के लास्ट लेवल तक काम करते हैं। मीडियम डेप्थ पिल में फर्स्ट वन इज येलो पिल। येलो पिल इज सेम लाइक विटामिन सी पिल, बट इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहता है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या रहता है, हर एक पिल में जो एसिड रहता है उसका कॉन्सेंट्रेशन रहता है 10%, 15%, 20% टिल 80 to 90% रहता है। आपको आपकी स्किन देख के टेक्नीशियन को या जो भी रहेगा उसको पता चलता है कि आपको कौन सा कॉन्सेंट्रेशन यूज करना है। ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाला आप पील करते हो तो उसका डाउन टाइम भी ज्यादा रहता है। सो कॉम्बिनेशन पील में क्या रहता है, जो भी मैंने अभी आपको सुपरफिशियल पील बताया, सैलिसिलिक, लैक्टिक, ग्लाइकोलिक, ये सब का कॉम्बिनेशन करके एक कॉन्सेंट्रेशन में लाके आपकी स्किन के ऊपर वे जो अप्लाई करते हैं। देन इट्स रेटिनॉल विटामिन ए पील। विटामिन ए पील का फर्स्ट प्रिकॉशन इज ये पील प्रेग्नेंट वुमन नहीं कर सकती, क्योंकि इसका रीजन है क्योंकि जब रेटिनॉल पील करते हैं तो रेटिनॉल का जब एसिड अप्लाई करते हैं, विटामिन ए सीरम जब अप्लाई करते हैं तो आपको वो 8 to 9 आवर्स रखना है स्किन पे। और जब हम 8 to 9 आवर्स कौन सा भी एसिड स्किन पे रखते हैं तो उसकी रिएक्शन आ सकती है, लेकिन उसको हम साइड इफेक्ट नहीं बोल सकते। वो हीलिंग, बाद में उसको हीलिंग इफेक्ट रहता है, लेकिन रिएक्शन आई तो वो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए ये पील प्रेग्नेंट वुमेन के लिए नहीं करना चाहिए। अगर आप क्लिनिक में गए और आपको बताया गया कि आपको पता होना चाहिए आपके ऊपर कौन सा पील हो रहा है, आप पूछ सकते हैं मेरे ऊपर कौन से एसिड वाला पील हो रहा है। देन जेसनर्स पिल इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन पिल। ये पार्टी पिल है। फाइटिक एसिड इज इसका कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा हाई रहता है, तो प्रैक्टिकल जब करते हैं तब फाइटिक एसिड यूज नहीं करते हैं। लास्ट वन इज डीप डेप्थ पिल। डीप डेप्थ पिल जो रहते हैं वो स्किन के डर्मिस तक काम करते हैं। उसके जो एसिड के मॉलिक्यूल्स रहते हैं, वो जो पिल रहता है उसके मॉलिक्यूल्स डर्मिस तक पेनिट्रेट हो जाते हैं। फेनॉल प्लस बॉडी पिल, ज्यादातर डीप डेप्थ पिल फेस पे नहीं किए जाते, बॉडी पे किए जाते हैं। बॉडी पे कहीं भी टैनिंग है, कहीं भी आपका मेलानिन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो फेनॉल प्लस बॉडी पिल यूज करते हैं। अगर आपकी स्किन बॉडी की अनइवन है, ज्यादातर रहता है फेस की स्किन फेयर रहती है और हैंड की स्किन थोड़ी डार्क रहती है, तो फेनॉल प्लस जो पिल रहता है वो बहुत अच्छा है। देन टीसीए पिल, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ये बहुत डेंजरस पिल है। ये खाली एक्ने रहते हैं या पिंपल्स रहते हैं उसके लिए यूज किया जाता है। वो भी स्पॉट एप्लीकेशन रहता है, मतलब जहाँ पे एक्ने है, जहाँ पे पिंपल है, उसके ऊपर स्पॉट लगाया जाता है और बाद में वो न्यूट्रलाइज किया जाता है। ये पील फुल फेस पील नहीं किया जाता। देन स्पेशल कॉम्बिनेशन पील में मैंने जो आपको बोला था कि उसके कॉम्बिनेशंस रहते हैं, वेरी डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के पील रहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन के एसिड रहते हैं और वो कॉम्बिनेशन में यूज किए जाते हैं। पील का मैं अभी आपको पता चला होगा कि पील जितने ही रिजल्ट देते हैं उतने डेंजरस भी है। इसका रियलिटी एक्चुअली यूट्यूब पे बहुत वीडियोस है जहाँ पे बताया है कि हाउ टू डू पील्स एट होम, बट ये ट्राई मत करो, क्योंकि अगर एप्लीकेशन में थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया तो आपकी स्किन बर्न हो जाएगी। इसका प्रॉपर एप्लीकेशन, प्रॉपर प्रिकॉशंस बहुत जरूरी है। तो घर में ट्राई करने वाली ये ट्रीटमेंट नहीं है। Then next treatment, medicated treatment is microdermabrasion. It's a technical word. इसको practical treatment में, practical life में skin polishing, diamond polishing ऐसे नाम से जाना जाता है। माइक्रोडर्माब्रेजन में भी पीलिंग इफेक्ट ही रहता है, लेकिन पीलिंग एजेंट जो रहते हैं वो डायमंड क्रिस्टल्स रहते हैं। ये स्किन एक्सफोलिएट करता है, आपकी डेड स्किन को निकाल देता है। मैं आपको यहाँ पे एक प्रोब दिखाऊंगी, आपको पता चलेगा कि एक्चुअली माइक्रोडर्माब्रेजन क्या रहता है। ये प्रोब है, ये मशीन का प्रोब है। इसके ऊपर जो अटैचमेंट लगाई है
ऐसी वाली अटैचमेंट रहती है, मैंने अभी इस प्रोब के ऊपर लगाई है। इसके ऊपर डायमंड के क्रिस्टल्स लगाए रहते हैं और ये डायमंड के क्रिस्टल्स वैक्यूम सक्शन, इस प्रोब से वैक्यूम सक्शन होता है। जब हम स्किन के ऊपर ये रोल करते हैं तो ये क्रिस्टल्स आपकी जो फर्स्ट लेयर है वो निकाल देता है और इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है स्किन ग्लोइंग के लिए। अब अभी इट्स नॉट फॉर ओनली स्किन ग्लोइंग, अगर आपके स्किन को कोई भी प्रॉब्लम है, ओनली एक्सेप्ट एक्ने एंड पिंपल, एक्ने एंड पिंपल जिनको है ये वो उस स्किन के लिए ये ट्रीटमेंट हम नहीं कर सकते। अगर जो भी प्रॉब्लम है, टैनिंग का प्रॉब्लम है, सनबर्न का प्रॉब्लम है, मेलाज्मा है, पिगमेंटेशन है, तो इसके लिए ये ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। अभी माइक्रोडर्माब्रेजन में दो टाइप से, डायमंड डर्माब्रेजन एंड क्रिस्टल डर्माब्रेजन। डायमंड डर्माब्रेजन मैंने अभी आपको बताया, ये ऐसा प्रोब रहता है, डायमंड के क्रिस्टल्स रहते हैं और वो स्किन एक्सफोलिएट करते हैं। क्रिस्टल डर्माब्रेजन में क्या रहता है, प्रोब मशीन का प्रोब रहता है और सिलेंडर में एल्यूमिनियम ऑक्साइड की पाउडर डाली जाती है और उस पाउडर से वो वैक्यूम सक्शन करके पाउडर उस प्रोब से आती है और स्किन पील करके लेती है। तो अभी as per my experience, crystal dermabrasion is best for dry skin and diamond आपका अगर आपकी स्किन ऑयली है लेकिन आपके स्किन के ऊपर एक्ने नहीं होनी चाहिए तो डायमंड डर्माब्रेजन इज द बेस्ट। देन नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोपोरेशन एंड अल्ट्रासाउंड। ये ट्रीटमेंट पेनिट्रेशन के लिए यूज किए जाते हैं। हम पार्लर में जाते हैं, फेशियल्स करते हैं, फेशियल्स में क्या होता है, हमें मसाज हैंड मसाज दिया जाता है। हैंड मसाज से क्या होता है, जो भी आप फेशियल के लिए क्रीम, सीरम जो भी यूज कर रहे हैं, जेल, तो वो आपके स्किन में पेनिट्रेट हो जाता है। तो सेम वे में एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स में, क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स में हैंड मसाज नहीं यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोपोरेशन एंड अल्ट्रासाउंड आर द बेस्ट इक्विपमेंट्स टू पेनिट्रेट एनी सीरम और एनी क्रीम इनटू योर स्किन। इलेक्ट्रोपोरेशन एंड अल्ट्रासाउंड से जो भी सीरम रहते हैं वो आपके स्किन में डर्मिस तक पेनिट्रेट किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब आप एक्ने का एग्जाम्पल लेंगे। अगर आपको एक्ने का प्रॉब्लम है तो एक्ने के जो भी सीरम्स है जो एक्ने आपके कम करेंगे या आपका जो सीबम रहता है स्किन का, वो सीबम को कंट्रोल करेंगे, वैसे वाले सीरम्स। इलेक्ट्रोपोरेशन का प्रोब रहता है, अगर आपको स्किन पे दिखाई दिया होगा, फेस के ऊपर एक प्रोब रोलिंग हो रहा है, तो उस प्रोब में एक बॉटल रहती है, उसमें वो सीरम डाला जाता है और वो प्रोब जो रहता है वो स्किन के ऊपर घुमाई देता है, रोल कर देते हैं। तो इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या रहता है, एक करंट जैसी फीलिंग आती है और वो करंट जो रहता है वो आपके स्किन में वो सीरम पेनिट्रेट करेगा। अल्ट्रासाउंड में क्या रहता है, अल्ट्रासाउंड में अल्ट्रासाउंड वेव जो रहते हैं वो आपके स्किन में सीरम्स पेनिट्रेट करेंगे। इसका अगर प्रैक्टिकल में आप इलेक्ट्रोपोरेशन या अल्ट्रासाउंड करने जाते हो तो उसके बाद कोल्ड प्रोब है वो बहुत इसेंशियल रहता है, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रोपोरेशन और अल्ट्रासाउंड करते हैं तो स्किन के पोर्स ओपन हो जाते हैं। अगर आपको स्किन के पोर्स क्लोज करने हैं तो उसके ऊपर कोल्ड हैमर, कोल्ड कंपलसरी है। तो अगर आप क्लिनिक में जाते हैं और अल्ट्रासाउंड या इलेक्ट्रोपोरेशन करते हैं तो अगर टेक्नीशियन वेल नहीं हो, तो अगर उन्होंने नहीं यूज किया कोल्ड प्रोब, तो आप पूछ सकते हो कि इसके ऊपर कोल्ड प्रोब इसेंशियल है, मस्ट रहता है, तो आपको वो पता होना चाहिए। बाद में है हाइड्रा फेशियल, हाइड्रा पील। अभी इसका ट्रेंड बहुत ज्यादा है हाइड्रा फेशियल का। लोगों को लगता है हाइड्रा फेशियल मतलब बहुत कुछ बड़ा ट्रीटमेंट है। एक्चुअली ये ट्रीटमेंट का बेसिक जो है वो बहुत सिंपल है, लेकिन इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। हाइड्रा मतलब आपको पता ही होगा, वाटर। उसमें क्या रहता है, मैंने आपको जैसे डायमंड डर्मा का प्रोब बताया था वैसे ही उसमें भी एक प्रोब रहता है, वैक्यूम सक्शन का टेक्निक यूज किया है। उसमें वाटर कंटेंट, वाटर जो रहता है वो प्रोब से आता है और वो वाटर पील आपकी स्किन एक्सफोलिएट करके डेड स्किन निकाल के ले जाता है और इससे आपकी स्किन की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा हो जाता है। अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो हाइड्रा फेशियल इज द बेस्ट ऑप्शन। हाइड्रा फेशियल से डिटॉक्सिफिकेशन का भी इफेक्ट स्किन पे आता है। हाइड्रा फेशियल की नॉर्मल कॉस्ट
2.5 to 3,000 तक रहती है हाइड्रापील की। अगर आपको आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो हाइड्रा फेशियल या हाइड्रापील आप कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट इज लेजर फेशियल्स, आरएफ ट्रीटमेंट्स, जो अभी बहुत ट्रेंड में है। हम जब क्लिनिक में जाते हैं तो पहले पूछते हैं लेजर में कौन सा है। अभी भी मेरे यहाँ पे भी जो पेशेंट्स है, अभी मैम ने जैसे बताया ये बहुत छोटा गांव है, लेकिन इधर भी लेजर को इतना डिमांड है, तो मेट्रो सिटीज में कितना होगा ये आप सोच सकते हो। तो इसमें ये सब ट्रीटमेंट्स रहते हैं, इसके अलावा भी ट्रीटमेंट्स रहते हैं, लेकिन मैं आपको आज बेसिक ही बताने वाली हूँ। नेक्स्ट जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेंगी तो मैं आपको एडवांस ट्रीटमेंट्स भी बता दूंगी। देन वी विल डिस्कस इट वन बाय वन। फर्स्ट वन इज लेजर हेयर रिडक्शन। लेजर हेयर रिडक्शन रहता है मतलब आपके जो बॉडी के ऊपर अनवांटेड हेयर्स या आपको जो हेयर्स नहीं चाहिए तो आप वो निकाल सकते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये रिडक्शन है, इट्स नॉट लेजर हेयर रिमूवल। सो इसमें लेजर हेयर जो रहते हैं ये परमानेंटली रिमूव नहीं होते हैं, परमानेंटली रिडक्ट होते हैं, उनकी ग्रोथ कम हो जाती है। तो इसके सेशंस कैसे रहते हैं? अगर आपको फॉर एग्जांपल फेस का हेयर रिडक्शन करना है तो फेस के ऊपर जो भी आपके अनवांटेड हेयर्स है तो वो निकालने हैं, तो आपको 8 to 10 सेशंस लगेंगे। वो आपको टेक्नीशियन बता देगा कि आपके हेयर की थिकनेस क्या है, उसका फॉलिकल कैसा है, उसमें मेलानिन कैसा है, आपका हेयर कौन से स्टेज में है, क्योंकि हेयर के 3 स्टेजेस रहते हैं, एनाजन, कैटाजन एंड टेलोजन। अगर आपके हेयर सब हेयर एक ही स्टेज में नहीं रहते हैं, कोई हेयर्स रहते हैं एनाजन में, कोई रहते हैं केटोजन में, और सब बाकी के रहते हैं टेलोजन में। तो जब हम फर्स्ट सेशन करेंगे तो जो हेयर एनाजन लेवल में है वही ट्रीट होंगे, इसलिए इस ट्रीटमेंट को ज्यादा सेशंस लगते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है, ये प्रोब है आईपीएल का, और जो भी लेजर रहेगा डायोड, एलेक्जेंडर, ये लेजर टाइप से उसका ये प्रोब है। ये स्किन के ऊपर एक बेस जेल लगाते हैं जो कूलिंग इफेक्ट देता है, क्योंकि लेजर से हीट आती है। तो ये जेल लगा के हेयर के ऊपर ट्रीट किया जाता है। तो हेयर रहता है, लेजर क्या करता है, हेयर का जो फॉलिकल रहता है उसको डैमेज करता है, और नेचुरली जो भी चीज डैमेज हो जाए उसका परफॉर्मेंस कम हो जाता है। तो वैसे ही जब फॉलिकल डैमेज हो जाता है हेयर का, तो हेयर की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है और कम हो जाती है। आपको सेकेंड पिक्चर में दिखाइए, फर्स्ट है ब्लैक हेयर से, मतलब उनमें मेलानिन ज्यादा है, तो लेजर, और ये हमेशा आपको पता होना चाहिए कि लेजर ब्लैक कलर पे ज्यादा एक्ट होता है। अगर आपके हेयर्स व्हाइट है, ब्लीच्ड हेयर्स है, तो उसके ऊपर लेजर एक्ट नहीं होता है। थर्ड पिक्चर में आप देख सकते हो कि जो फॉलिकल है हेयर का वो ग्रो नहीं हो रहा है, वैसे ही वो रिड्यूस हो जाते हैं उसका परफॉर्मेंस। और बाद में आपको जब 8 to 10 सेशंस होते हैं तो आपको जब हेयर्स आएंगे तो 6 मंथ्स के बाद, 7 मंथ्स के बाद, ऐसा वो टाइम पीरियड ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट वन इज आरएफ स्किन टाइटनिंग। अभी एज फैक्टर जब आता है तब बहुत मतलब ऐसे सोचते हैं कि मेरा एज नहीं दिखना चाहिए। सब कोई पूछता है मेरा एज दिख रहा है क्या, क्या होगा, आप सोचो मेरा एज क्या होगा। तो ये सब क्या रहता है, स्किन आपकी टाइट जितनी रहेगी, जितना अपना कोलेजन प्रोडक्शन रहेगा, उसके ऊपर आपकी स्किन की इलास्टिसिटी मेंटेन रहती है। अगर आपका कोलेजन बहुत प्रोड्यूस हो रहा है, अच्छे से प्रोड्यूस हो रहा है, तो आपकी स्किन टाइट रहेगी, तो आपके स्किन के ऊपर फाइन लाइंस वगैरह नहीं आएंगे। तो आरएफ ट्रीटमेंट क्या रहता है, आरएफ में हीट की टेक्नोलॉजी यूज किया है। जब हम आरएफ का प्रोब स्किन के ऊपर घुमाते हैं तो वो स्किन में हीट का इफेक्ट देता है, और हीट पेनिट्रेट होने से स्किन के जो कोलाजन सेल्स रहते हैं वो एक्टिवेट होते हैं और कोलाजन प्रोड्यूस होने में मदद करते हैं। अगर आपको ये स्किन टाइटनिंग, आरएफ स्किन टाइटनिंग करना है तो बेस्ट एज फॉर दिस अबाउट 30 या अबाउट 35 यू कैन गो फॉर दिस ट्रीटमेंट। अगर आपकी स्किन कम एज में लूज हो गई है तो भी ये ट्रीटमेंट के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, आप कौन से भी एज में कर सकते हो अबाउट 18। अगर आपको फॉर एग्जांपल फेस का स्किन टाइटनिंग करना है तो इसकी टेंटेटिवली कॉस्ट
4 to 4.5 के थाउजेंड तक रहती है। ये कॉस्टली ट्रीटमेंट है, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत अच्छा रहता है। आप अगर आपको और इससे ग्लो भी आता है, और आपको फंक्शन में जाना है और आपको अच्छा ग्लो या पार्टी ग्लो चाहिए, तो यू कैन गो फॉर दिस ट्रीटमेंट। ये ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन में भी किया जाता है, मतलब मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोपोरेशन एंड अल्ट्रासाउंड ट्रीटमेंट्स में। तो अगर आपको अच्छा ग्लो या ब्राइडल फेशियल्स वगैरह करते हैं, उनके लिए इलेक्ट्रोपोरेशन प्लस आरएफ स्किन टाइटनिंग, ये दोनों भी कॉम्बिनेशन में यूज किया जा सकता है। देन नेक्स्ट वन इज लेजर टोनिंग। लेजर टोनिंग में क्या रहता है, जो लेजर रहता है आपके स्किन के ऊपर दिखाया है जो लेजर है, ये लेजर का जो प्रोब रहता है, ये स्किन को, जो डेड स्किन रहती है स्किन के ऊपर, वो एक्सफोलिएट नहीं करता है, लेकिन रिजुवनेशन इफेक्ट देता है। और आपके स्किन के ऊपर जो भी हेयर से उसको ब्लीच का इफेक्ट देता है। हम पार्लर में जाके ब्लीच करते हैं तो वो उसका इफेक्ट क्या रहता है कि वो जो हेयर में मेलानिन रहता है वो निकाल के हेयर को व्हाइट बना देते हैं। तो वैसे ही सेम इफेक्ट आता है, लेकिन इसका एडवांटेज क्या है, आपकी स्किन ग्लो करेगी, और ये ग्लो आपको 3 to 4 मंथ्स तक रहता है, अगर आपने स्किन अच्छे से मेंटेन की। अगर आपको स्किन मेंटेन करनी है तो आपको डेली केयर करना ही है, वो तो मस्ट रहता है। आप जहां भी जाओगे तो आपको क्लिनिक में, कॉस्मेटोलॉजी क्लिनिक में जाओगे तो फर्स्ट दे विल आस्क व्हाट इज योर डेली केयर। तो डेली केयर में आप आपके स्किन के लिए क्या यूज करते हैं। डेली केयर में आप आपके स्किन के हिसाब से वॉश, फेस वॉश जो रहता है, सनस्क्रीन, मॉइस्चर, या आपको जो भी स्किन प्रॉब्लम है उसके हिसाब से जो भी ऑइंटमेंट रहता है, सीरम्स रहते हैं, वो आप यूज करते हो क्या। अगर आप वो करते हो तो आपकी स्किन मेंटेन रहेगी आफ्टर दिस ट्रीटमेंट्स। इसका बेस्ट मैंने आपको पीलिंग में बताया था, पीलिंग का डाउन टाइम रहता है। मतलब आप पील करते हो तो आपकी स्किन ब्लैक हो जाती है, थोड़ी बर्न हो जाती है, तो वो पील होने के लिए 2 to 3 डेज लगते हैं। लेकिन ये लेजर टोनिंग में क्या रहता है, नो डाउन टाइम। आप अभी आपने ट्रीटमेंट किया, आप आपकी स्किन के ऊपर ब्लैकनेस नहीं आएगा, स्किन आपकी बर्न नहीं होगी। फ्रॉम जिस मोमेंट पे आप ट्रीटमेंट करते हो वहां से आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी। तो दिस इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। दिस इज ऑल्सो कॉस्टली ट्रीटमेंट, कॉस्टली 3 to 3.5 thousand तक ये ट्रीटमेंट जाता है, लेकिन इसका रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग रहता है। देन कार्बन लेजर फेशियल, इसको कार्बन टोनिंग भी बोलते हैं। मैंने आपको पहले जैसे एक्सप्लेन किया लेजर टोनिंग, वैसे ही सेम रहता है, लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है तो लेजर टोनिंग का ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, तो आपको कार्बन फेशियल करना पड़ेगा। कार्बन फेशियल में क्या रहता है, कार्बन की पेस्ट रहती है, वो कार्बन की पेस्ट आपकी स्किन के ऊपर लगाते हैं और उसके ऊपर लेजर एक्ट करते हैं। तो जो कार्बन की पेस्ट है, कार्बन की पेस्ट आपके डेड स्किन को निकाल के, वो लेजर जब एक्ट होता है तो डेड स्किन को निकालेगी और स्किन रिजुवनेशन इफेक्ट देगी। कार्बन लेजर फेशियल का एक एडवांटेज है कि ये फेशियल जो है सब स्किन टाइप्स के लिए अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये स्किन टाइप, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो भी आप कार्बन लेजर फेशियल कर सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है, इसका डाउन टाइम नहीं रहता है और उसके रिजल्ट्स भी अच्छे रहते हैं। नेक्स्ट वन इज फोटो स्किन रिजुवनेशन। इसको फोटो फेशियल भी बोला जाता है, लेजर फेशियल भी बोला जाता है। इसमें ये टेक्निक है कि इसमें आईपीएल प्रोब यूज किया जाता है। आईपीएल मतलब इंटेंस पल्स लाइट। ये ट्रीटमेंट में क्या रहता है, लेजर प्रोब जो रहता है, आपके स्किन के ऊपर एक बेस जेल लगाते हैं कूलिंग इफेक्ट के लिए, जैसे मैंने हेयर रिडक्शन में बताया था वैसे ही जेल लगाते हैं, और जेल के ऊपर आईपीएल के शॉट्स जो रहते हैं वो देते हैं। आईपीएल में फिल्टर्स रहते हैं, जो थेरी है, मतलब आपको अगर एक्ने प्रॉब्लम है तो आपको 560, ये क्या रहता है, आपकी जो लेजर का जो फिल्टर है आपके स्किन में कितने लेवल तक पेनिट्रेट होना चाहिए, ये स्किन के प्रॉब्लम के हिसाब से पता चलता है। अगर आपका एक्ने प्रॉब्लम है तो 530 का फिल्टर इज ओके। देन आपको पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है तो 590 का फिल्टर। तो ऐसे ये फिल्टर्स रहते हैं। ये ट्रीटमेंट भी कॉस्टली रहता है, लेकिन इसका रिजल्ट अच्छा है। टेंटेटिवली इसकी कॉस्ट 3.5 to 4,000 पर सेशन रहेगी। अगर आपको स्किन मेंटेन करनी है तो ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। या ये आप ट्रीटमेंट 3 मंथ्स में एक बार ऐसे कर सकते हो, तो आपकी स्किन मेंटेन रहेगी।
अगर आपको स्किन प्रॉब्लम्स है तो पहले आपको स्किन प्रॉब्लम ट्रीट किया जाएगा और बाद में ये ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज फोटोन स्किन रिजुविनेशन थेरेपी। इसमें आपको पिक्चर में दिखाई देता है मास्क रहता है, मैं आपको दिखा रही हूँ, या ऐसा वाला मास्क रहता है और इसमें एलईडी के बल्ब रहते हैं, ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ये बल्ब है, इसमें लाइट रहता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के लाइट रहते हैं। मैंने आपको स्क्रीन में दिखाई है जो कौन सा प्रॉब्लम है और कौन सा लाइट यूज करना है। ये ट्रीटमेंट ऐसी ट्रीटमेंट है जो आप घर में भी कर सकते हैं, इसके लिए क्लिनिक में जाना ही जरूरी नहीं है। तो फर्स्ट वन इज सियान। अगर आपकी स्किन बहुत इरिटेट है, बहुत, अगर आप दिन भर में ज्यादा सन एक्सपोजर में है और स्किन टैन हो गई है, स्किन को रिलैक्सेशन इफेक्ट चाहिए, तो सियान लाइट इज द बेस्ट लाइट फॉर फोटोन मास्क। देन ब्लू लाइट इन्फ्लेमेशन एंड कार्मिन इफेक्ट देती है ब्लू लाइट। अगर आपके स्किन में इन्फ्लेमेशन हुआ है, किसी रैश आई है और कुछ भी तरह से इन्फ्लेमेशन है, तो आपको कूलिंग इफेक्ट देना है स्किन को, तो ब्लू लाइट थेरेपी आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज ग्रीन लाइट। ये पिगमेंटेशन के लिए अच्छा है, आपकी स्किन के कॉम्प्लेक्शन को ब्राइट कर देता है ग्रीन लाइट जो रहता है। देन येलो लाइट आपकी स्किन अनइवन है, मतलब कहीं पे व्हाइट आपको सर्कल्स आ गए हैं, कहीं पे पिगमेंट है, तो आपकी स्किन अनइवन है, तो येलो लाइट यूज की जाती है। इससे मेलानिन प्रोडक्शन जो होता है वो रिड्यूस होता है और वो मेंटेन रहता है, तो आपकी स्किन इवन हो जाएगी। ये ट्रीटमेंट्स आप घर पे भी कर सकते हो, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और इसका कोई भी ऐसे मतलब पर्टिकुलर प्रिकॉशन लेना चाहिए, ऐसे वाली ये ट्रीटमेंट नहीं है। देन व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट एंटी एजिंग के लिए और स्किन रिलैक्सेशन के लिए यूज किया जाता है। अगर आपको स्किन टाइट करना है तो व्हाइट लाइट इज द बेस्ट। देन पर्पल लाइट रहती है, ज्यादातर प्रैक्टिकल वे में पर्पल लाइट यूज नहीं की जाती है। रेड लाइट रहती है, ये भी स्किन टाइटनिंग के लिए, कोलाजन प्रोडक्शन के लिए यूज की जाती है। अभी आप ये ट्रीटमेंट कैसे करनी है, अगर आप कोई भी स्किन प्रॉब्लम के लिए सीरम या स्किन मेंटेन रहने के लिए सीरम यूज करते हो, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट फेस वॉश करना है, क्लीन करना है, उसके बाद स्किन के ऊपर जो भी सीरम आप लगाते हो वो लगाना है, और उसके बाद ये वाला जो मास्क है वो मास्क फेस के ऊपर लगाना है, और फेस के ऊपर लगा के कलर उसका आपको जो भी कौन सा कलर चाहिए स्किन के हिसाब से वो कलर सेट करना है। वो जो रिमोट रहता है इसका, उसके ऊपर स्क्रीन रहती है, एलईडी स्क्रीन रहती है, उसके ऊपर सब दिखाई देता है कौन सा कलर है, क्या टाइम पीरियड रखना है। आइडियल टाइम फॉर दिस ट्रीटमेंट इज 20 to 25 मिनट्स। कोई भी आपको रिजुविनेशन इफेक्ट देना है तो ये बेस्ट ट्रीटमेंट है। अगर आपको पार्टी में जाना है और आपको टाइम ही नहीं मिला कुछ भी ट्रीटमेंट करने के लिए, तो आप पार्टी के पहले ये लगा के ग्लोइंग इफेक्ट दे सकते हो, इसका कोई भी डाउन टाइम नहीं रहता है। देन लास्ट वन इज टैटू रिमूवल। टैटू रिमूवल में क्या रहता है, टैटू रिमूवल में जो भी टैटू हम निकालते हैं उसमें जो इंक रहती है उसमें दो टाइप्स रहती है। जो भी प्रोफेशनल टैटू निकालते हैं उसकी इंक अच्छी रहती है, और पहले जब गांव में टैटू निकालते थे जो भी जो साइंस रहते थे उसके टैटू जो निकालते थे उसकी इंक प्रॉपर नहीं रहती थी। तो अगर वो प्रॉपर इंक नहीं है तो टैटू रिमूवल में प्रॉब्लम हो जाता है, ज्यादा सेशंस लगते हैं। टैटू रिमूवल के ट्रीटमेंट में 4 to 5 सेशंस इज रिक्वायर्ड है एक टैटू निकालने के लिए। अगर आप पूछोगे कि टैटू पूरी तरह से रिमूव हो जाता है क्या, तो माय आंसर इज नो, बिकॉज जब टैटू ट्रीट करते हैं तो वहां पे लेजर एक्ट होने के बाद आपकी स्किन डैमेज हो जाती है, और जहां पे भी स्किन डैमेज होती है वहां पे थोड़ा सा मार्क रह जाता है। अगर आप ये ट्रीट कर रहे हो, आपको मैंने स्क्रीन पे दिया जाता है, लास्ट में जो पिक्चर है उसमें थोड़ा थोड़ा है लेकिन इतना नहीं रहता है, इससे लाइट हो जाता है। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टैटू है आपका, आपने ट्रीट किया, तो आप नजदीक से देखोगे कि तो आपको लगेगा कुछ तो था इधर। अगर आप दूरी से देखते हो तो कुछ नहीं दिखाई देता है, लेकिन पूरी तरह से टैटू रिमूव नहीं होता है, 2 to 3% उसका इंक उधर रहता है। अगर आपको किलॉइड टेंडेंसी है तो टैटू रिमूव नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर किलॉइड टेंडेंसी है तो वहां पे जो डैमेज होता है स्किन को, तो वो स्किन
जल्दी से हील नहीं होती है और वहां पे मार्क रह सकता है। टैटू रिमूवल में अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो तो डायबिटिक पेशेंट जो रहते हैं उनको हील होने में प्रॉब्लम रहता है, तो डायबिटिक पेशेंट के लिए ये ट्रीटमेंट प्रेफरेबल नहीं है। बाद में माइक्रोमेसोथेरेपी, इट्स एडवांस ट्रीटमेंट, मैंने इस स्लाइड में इंक्लूड किया है क्योंकि ये बहुत रिजल्ट अच्छा देता है। माइक्रोमेसोथेरेपी में क्या रहता है, इसको पीआरपी ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, माइक्रोमेसोथेरेपी बोलते हैं, माइक्रो निडलिंग बोलते हैं। ये इस ट्रीटमेंट में एक प्रो रोलर रहता है, आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा, ऐसा रोलर रहता है और ये रोलर के ऊपर नीडल्स रहते हैं। इसके ऊपर 360 नीडल्स है, ये स्किन के ऊपर रोल करते हैं। इसका टेक्निक ऐसा रहता है, मतलब ये स्किन के ऊपर, आप नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हो, ये जो आपकी स्किन है, स्किन के ऊपर ये नीडल्स रोल होने के बाद आपके पर्टिकुलर डेप्थ तक ये स्किन में नीडल्स जाते हैं और माइक्रो होल्स क्रिएट करते हैं, स्किन को पंक्चर करते हैं। नीडल्स के भी डेप्थ रहते हैं 0.25 से 2 mm तक। अगर ये आपको दिखाई दे रहा है तो ये नीडल है 1 mm की। ये नीडल स्किन में रोल करने के बाद स्किन में पंक्चर करती है, माइक्रो होल्स क्रिएट करती है और जो भी स्किन का प्रॉब्लम है उस हिसाब से सीरम पेनिट्रेट करने के लिए ये बहुत अच्छा रहता है। इसका एक डिसएडवांटेज है कि अगर आप रोलर यूज कर रहे हो तो टेक्नीशियन का कंट्रोल रहता है उसके ऊपर, प्रेशर कितना होना चाहिए। अगर वेल ट्रेन टेक्नीशियन नहीं है, अगर ज्यादा प्रेशर हुआ तो स्किन को डैमेज हो सकता है। इसलिए डॉक्टर पेन भी रहता है, ये फुल मोटराइज पेन रहता है, इसके ऊपर टेक्नीशियन का कुछ भी कंट्रोल नहीं रहता है। ये फुल मोटराइज होने के बावजूद इसके नीडल साइज और प्रेशर सेट कर सकते हैं और ये स्किन के ऊपर घुमाया जाता है। इससे नीडल्स रहते हैं, जो जैसे जैसे नीडल्स डर्मा रोलर पे रहते हैं वैसे ही इसके नीडल्स रहते हैं, ये स्किन में पंक्चर करते हैं और बाद में इसके ऊपर जो सीरम है, और मैंने आपको बोला था कि पीआरपी ट्रीटमेंट, व्हाट इज पीआरपी? पीआरपी मींस प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। उस ट्रीटमेंट में क्या होता है, आपको आपका ब्लड लैब में देना है, वो सेंट्रीफ्यूज करके उसमें से प्लाज्मा सेपरेट करके आपको देंगे, तो वो प्लाज्मा वहां पे फिर से पेनिट्रेट करना है। मतलब जब ये नीडल्स माइक्रो चैनल्स क्रिएट करेंगे आपके स्किन में, तो उसके ऊपर प्लाज्मा का सीरम डाल के वो आपके स्किन में पेनिट्रेट किया जाता है। और प्लाज्मा का मेन काम ही है कि जहां पे भी आप प्लाज्मा पेनिट्रेट करते हैं वहां के सेल्स का काम वो प्लाज्मा करता है। तो अगर आप स्किन में पेनिट्रेट कर रहे हो तो आपकी स्किन रिजुविनेशन का, स्किन के सेल्स वहां पे बढ़ेंगे और स्किन रिजुविनेशन का काम हो जाएगा। ये ट्रीटमेंट अगर आप सिक्वेंशियल ट्रीटमेंट में जाते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल आपको एक्ने का इशू है तो आप पहले आपको पील करेंगे। सिक्वेंशियल मतलब सीक्वेंस रहता है ट्रीटमेंट का कि पहले आप पील करेंगे, वहां पे पील करेंगे, देन लेजर एक्ट करेंगे, देन दे विल गो फॉर माइक्रोमेसोथेरेपी। तो माइक्रोमेसोथेरेपी में अगर आप एक्ने ट्रीट करने हैं तो एक्ने के जो सीरम्स रहते हैं वो आपके स्किन में पेनिट्रेट किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको स्किन के प्रॉब्लम है तो ही माइक्रोमेसो करना है। अगर आपको स्किन ग्लो चाहिए, स्किन रिजुविनेट करना है, तो भी आप सिंपली ये माइक्रो निडलिंग कर सकते हो। ये डर्मा रोलर जो मैंने आपको बताया ये ऑनलाइन भी मिलता है, लेकिन ये ऐसे घर पे यूज मत करना, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत दिखाया है कैसे यूज करना है, डायगोनली कैसे यूज करना है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या है, अगर इसका प्रेशर ज्यादा हो गया तो आपकी स्किन बहुत डैमेज हो सकती है, वहां पे पिगमेंटेशन आ सकता है। इसलिए ये ट्रीटमेंट होम पे ट्राई मत करो। ये ट्रीटमेंट प्रॉपर जहाँ पे क्लिनिक है, प्रॉपर जो टेक्नीशियंस है उनसे ही लो। देन बेनिफिट्स, मैंने बोला आपको कि अगर कोई भी स्किन प्रॉब्लम है, एक्ने, एंटी एजिंग, तो आप इसके लिए ये बहुत अच्छा है माइक्रोमेसोथेरेपी। देन अगर आपके स्किन बॉडी के ऊपर स्ट्रेच मार्क्स है तो स्ट्रेच मार्क के लिए भी ये ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। स्ट्रेच मार्क आफ्टर प्रेगनेंसी बहुत लेडीज को प्रॉब्लम रहता है, स्ट्रेच मार्क्स आते हैं, तो माइक्रोमेसोथेरेपी से स्ट्रेच मार्क 80 to 90% तक कम हो जाते हैं। उसमें
ये डर्मा रोलर जो रहता है उसकी साइज ज्यादा रहती है, निडल साइज रहती है 2.5 to 3 mm, और ये बॉडी के ऊपर रोल कर देते हैं और उसके ऊपर टाइटनिंग के, और ऐसे ही अगर रोल किया तो भी उसके उधर कोलाजन प्रोडक्शन बढ़ता है और स्ट्रेच मार्क्स 80 to 90% कवर हो जाते हैं। तो स्ट्रेच मार्क के लिए दिस इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। अगर आपको कुछ फंक्शन के लिए ये ट्रीटमेंट करना है तो बेस्ट टाइम इज टू डू दिस ट्रीटमेंट इज प्रायर बिफोर 15 to 20 डेज ये ट्रीटमेंट आपको करना चाहिए। अगर आपका फंक्शन फॉर एग्जांपल 15th फेब तक है तो आपको 1st फेब में ये ट्रीटमेंट करना चाहिए, तो स्किन हील होके वो आपको ब्राइटनिंग एंड ग्लो इफेक्ट ये ट्रीटमेंट देती है। देन अगर आपको, मैंने अभी आपको सिंपल तरीके से कोशिश की है कि कैसे आपको पता चलेगा आपके स्किन के लिए कौन सी ट्रीटमेंट से, कॉस्मेटोलॉजी ट्रीटमेंट्स क्या क्या होती है। आपको अगर सिंपली प्रॉब्लम नहीं है स्किन का, लेकिन स्किन मेंटेन करने के लिए आपको अगर कौन सी ट्रीटमेंट करनी है, तो अगर कौन सा भी आपको प्रॉब्लम या डाउट रहेगा तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने आपके स्क्रीन के ऊपर नंबर्स मेरे शेयर किए हैं, उस नंबर पे आप, अगर आपको ऑनलाइन कंसल्टिंग चाहिए तो भी आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको स्किन प्रॉब्लम है तो मैं आपको एक जनरल गाइडलाइन दूंगी, प्रॉपर ट्रीटमेंट में यहाँ से नहीं बता सकती, क्योंकि स्किन जब डर्मास्कोप से हम देखते हैं तभी एक्चुअल स्किन का प्रॉब्लम या स्किन कॉम्बिनेशन जो रहता है, स्किन का मॉइस्चर लेवल क्या है, सीबम कंट्रोल स्किन कर रही है या नहीं, सीबम कितना प्रोड्यूस हो रहा है, ये सब डर्मास्कोप या वुड स्लैम ऑब्जर्वेशन के बाद ही पता चलता है। तो अगर आपको स्किन प्रॉब्लम है तो मैं आपको जनरल गाइडलाइंस दूंगी। अगर आपको ऐसे ही स्किन ट्रीटमेंट्स कौन सी क्लिनिक में जाके करनी है तो मैं आपको बता दूंगी कि कौन सी आपके लिए आपको करना चाहिए, और वहां पे वो प्रॉपर ट्रीटमेंट आपकी कैसी रहेगी। तो आपको एक गाइडलाइन रहेगी, आपके सामने एक रहेगा कि ये ट्रीटमेंट ऐसी रहती है और मुझे ये ट्रीटमेंट ऐसी करनी है, तो आपके सामने एक पिक्चर क्लियर हो जाएगा। तो आपको अगर कंसल्टिंग चाहिए तो आप कर सकते हो। थैंक यू। Okay, thank you, Rasika. Very nicely, आपने बहुत अच्छा सेशन लिया. You have covered all the main factors of cosmetology. So, किसी को कुछ भी questions होंगे इस बारे में, so आप directly पूछ सकते हो. Please raise your hand, or you can ask your question in chat box. So we can go one by one. किसी को कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं या चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, सो वी कैन गो वन बाय वन।